मैं समझती हूँ कि जो भाजपा को समर्थन करता है, आरएसएस की बात को सही मानता है, वो डॉक्टर अंबेडकर का अनुयायी नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें एक हम्म। साथ नहीं हो सकती हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र तो दलितों के लिए डिजास्टर होगा। 2014 के बाद से आरएसएस बीजेपी के शासन में आने के बाद से ही ये पुरजोर नारे लगते रहे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए आरएसएस बीजेपी कितनी जवाबदेह, कितनी जिम्मेदार, और आरएसएस बीजेपी में रहने वाले दलित बहुजन के नेता कितने जिम्मेदार? ये समाज हमारा दो हिस्सों में नहीं बटा है, ये कई कई हम्म। कई कई परतों में बटा है। और जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो भी अपने छोटे छोटे जिसको कहना चाहिए दर्बों में बटे हुए हैं। और जो उप समुदाय है, वो एक दूसरे से उसी तरह से घृणा नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी असमानता को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे ऊंची जातियां बनाई जाती हैं। एक तरफ यानी अत्याचार बढ़ रहा है, हर तरह का अत्याचार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो कुछ हासिल होना चाहिए था, हम फिर कहेंगे हम्म। नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, उसके ऊपर भी अब रोक लग गई है। अब हम्म। वहाँ दिन पर दिन मौके घटते चले जाएंगे। बुरा न माने लोग तो जिस तरह से दलित समाज को अपना अधिकार हर क्षेत्र में पाना चाहिए था, वो उससे बहुत दूर है। आज 14 अप्रैल है, बाबा साहब का जन्मदिन। अंबेडकर नामा के सभी श्रोताओं दर्शकों को बाबा साहब के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे साथ आज जुड़ी हुई हैं सुहासिनी अलियां मैम, पूर्व सांसद हैं, सीपीएम की लीडर रही हैं। मार्क्सवाद और अंबेडकरवाद में बीच में एक जो था दौर था, टकराहट वाला दौर था। अंबेडकरवादी मार्क्सवादियों से खार खाए बैठे रहते थे। वर्तमान संदर्भ में अंबेडकरवाद, मार्क्सवाद, जनतंत्र, कांग्रेस, बीजेपी क्या राजनीति है, तमाम विषयों पर चर्चा करने वाला हूँ। क्या अंबेडकर वादियों ने ही क्या बाबा साहब को धोखा दिया? अंबेडकरवादी एक तरह से कुछ ऐसे भी लोग हैं जो ये कहते हैं कि बाबा साहब को पढ़े लिखे लोगों ने धोखा दिया। बहुत सारे ऐसे भी संगठन हैं जो कांग्रेस को दिन रात बिना कुछ सोचे समझे उसकी आलोचना करते रहते हैं, और उसकी नजर में बीजेपी जनसंघ जो है बहुत बढ़िया है। बाबा साहब ने अपने अनुसूचित जाति के घोषणा पत्र में 54वें नंबर पॉइंट में ये कहा था कि हमें आरएसएस और हिंदू महासभा जैसे प्रतिक्रियावादी संगठनों से दूर रहना चाहिए। क्या अंबेडकरवाद और अंबेडकर के नाम से को लेकर जो राजनीति चला रहे हैं, क्या उन्होंने इन चीजों को पढ़ा नहीं था? इस विषय पर विस्तार से चर्चा करने वाला हूँ। हमारे साथ सुहासिनी मैम है, उनसे ही जानना चाहता हूँ कि आखिर अंबेडकर जयंती के मायने क्या, दलित संदर्भ में, वर्तमान संदर्भ में, मार्क्स के संदर्भ में, कांग्रेस के संदर्भ में। और चलते हैं सीधे सुहासिनी मैम के पास। नमस्कार मैम। नमस्ते नमस्ते, बधाई हो आपको। फ्लोर आपके पास है मैम, आप बताएं, आप क्या देखती हैं? देखिए, बहुत बड़े बड़े सवाल सामने आते हैं कि एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर को पैदा हुए मतलब 100 से ज़्यादा साल हो गए हैं। उनका जो लेखन है, वो भी हमारे पास है करीब करीब 80 सालों से। उनके द्वारा बनाया गया, और भी लोगों की मदद थी, लेकिन वो उसके प्रमुख निर्माता थे। जो हमारा संविधान है, वो भी मौजूद है। लेकिन इस सब के बावजूद हमको आज मानना पड़ेगा कि हमारे देश में न तो जातिवाद कम हुआ है, न वर्णाश्रम धर्म का प्रभाव कम हुआ है। और बुरा न माने लोग तो जिस तरह से दलित समाज को अपना अधिकार हर क्षेत्र में पाना चाहिए था, वो उससे बहुत दूर है। मतलब हम ये तो नहीं कह सकते कि इन सालों में कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ हुआ है। जो नीतियाँ संविधान में दर्ज की गई, उनका कुछ लाभ
दलित समाज के लोगों को मिला, लेकिन उसको देने में जो भी केंद्र सरकार में था, इसके पहले कांग्रेस थी और आज बीजेपी है, तो रिक्त स्थान की जो बीमारी है वो तो तब से लेकर के आज तक दिखाई दे रही है कि जो स्थान शैक्षणिक संस्थानों में या नौकरियों में दलितों के लिए आरक्षित थी, वो पहले भी रिक्त थी, हो सकता है पहले कम संख्या में रिक्त थी, अब ज्यादा रिक्त हैं। और अब तो ये जो निजीकरण का जोर है, निजीकरण पे जो सरकार पूरी ताकत लगा रही है, उसका तो नतीजा ये होगा कि चाहे शैक्षणिक संस्थान हो जिनका निजीकरण हो रहा है या नौकरियां हो, सब खत्म हो जाएगा। अभी आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र के अंदर, मतलब बहुत दुख की बात है कि महाराष्ट्र जो जहाँ डॉक्टर अंबेडकर पैदा हुए थे, आज उसी महाराष्ट्र के बम्बई में 5 जो बड़े सरकारी अस्पताल थे, उनको निजी हाथों में देने का काम शुरू हो गया है। और जो एक नया अस्पताल बन रहा था गरीबों के लिए, सबसे गरीब इलाके में, उसको भी अब कह दिया गया है कि ये भी निजी कंपनी द्वारा संचालित होगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम देखें आज़ादी के बाद से लेकर के आज तक, तो हाँ, जो पहले साल थे 30 साल 40 साल, उनमें निश्चित रूप से हम देखते हैं कि कुछ थोड़ा बहुत विकास हुआ है नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों की जगहों में, लेकिन अब हम देखते हैं कि पीछे हट रहे हम लोग। मतलब जो मिला था वो भी अब दलितों से छीना जा रहा है। तो इसलिए बहुत बड़ा सवाल है, जो दलित चिंतकों को, जो भी इस देश में समानता के पक्ष में है, जो भी इस देश में सच्चे प्रजातंत्र के पक्ष में है, वो दलित हो सकते हैं, गैर दलित हो सकते हैं, लेकिन सबके सामने सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर जो परिवर्तन होना चाहिए था वो क्यों नहीं हुआ। अभी आपको याद होगा, हम और आप गए थे एक अस्पताल में, एक दलित जो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, उसको होली के दिन होलिका दहन के आग में डाल दिया गया। और उस दिन कहा तो ये गया था, मुसलमानों को एक तरह से चुनौती दी गई थी कि घर के अंदर रहो, अगर घर के बाहर आओगे तो तुम्हारे ऊपर रंग डाला जाएगा वगैरह वगैरह, उनको डराया धमकाया गया था। लेकिन जो हिंदू समाज का हिस्सा माना जाता है दलित, उत्तर प्रदेश में अकेले 4 जगहों पर होली के दिन दलितों के ऊपर हमले हुए, कहीं उनके ऊपर गोली चलाई गई, कहीं उनके साथ मारपीट की गई, और एक तो जो हम लोग आप मिलने गए थे उनको तो आग में ही डाल दिया गया। तो आखिर ये सब क्यों? एक तरफ यानी अत्याचार बढ़ रहा है, हर तरह का अत्याचार बढ़ रहा है, और दूसरी तरफ जो कुछ हासिल होना चाहिए था, हम फिर कहेंगे नौकरियों में, शैक्षणिक संस्थानों में, उसके ऊपर भी अब रोक लग गई है। अब वहाँ दिन पर दिन मौके घटते चले जाएंगे। लेकिन इसमें हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि पूरे देश में एक जैसी तस्वीर नहीं है। अगर आप दक्षिण की तरफ जाएं, तो दक्षिण जहाँ पर शुरू होता है, उसके बाद मान लीजिए कर्नाटका है, उसके बाद तमिलनाडु है, और उधर आंध्रा, तेलंगाना और नीचे केरला है, तो वहाँ स्थिति में काफ़ी अंतर है। वहाँ पर काफ़ी हद तक जो रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए था वो दिया गया है। शैक्षणिक संस्थानों में भी दलितों की जो जगह थी वो बनी हुई है। और वहाँ पर भी हम देखते हैं कि नौकरियों में भी उनका स्थान पहले से तो बहुत अच्छा है और उत्तर भारत से बहुत अच्छा है। तो एक तो हम लोग को आज ये सोचना पड़ेगा कि क्या कुछ ऐसे दल हैं, चाहे वो द्रमक हो या ये तेलंगाना और आंध्रा में जिन लोगों ने राज किया, क्योंकि वहाँ काफ़ी मजबूत दलित आंदोलन भी है जो अपनी बात को मनवाने की शक्ति रखता है। और वहाँ केरला है जहाँ लगातार पहले 5 साल के लिए कम्युनिस्टों का राज आता था, फिर 5 साल के लिए कांग्रेस, अब तो देख रहे हैं कि 10 साल से मतलब 10 साल तक कम्युनिस्टों का राज रहेगा। तो वहाँ अगर आप देखें आंकड़ों को, तो सबसे ज़्यादा वहाँ रिजर्वेशन को तरजीह दी गई है, और जो रिजर्व सीट्स हैं वो वाकई में दलितों को दी गई हैं। और यहाँ तक कि जो पुजारी हैं
उनके बीच में भी आज आपको दलित मिलेंगे। उसका विरोध ज़रूर होता है, हम ये नहीं कहते विरोध नहीं, विरोध होता है, लेकिन स्टैट्यूटरी यानी कानूनन उनको भी पुजारी का काम करने का अधिकार है। तमिलनाडु में है कुछ हद तक, केरला में है। तो ये जो रिकॉर्ड देखने को मिलता है, तो जो कुछ एक आधी पार्टियां हैं जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, और जो कहती है कि हम सनातन धर्म को नहीं मानते हैं, या कम्युनिस्ट पार्टी है जो केरला में प्रभावशाली है, उनका रिकॉर्ड दूसरी पार्टियों की बनस्पत काफी अच्छा है। जहाँ तक दलितों के अधिकारों के संरक्षण की बात है, उनके रिजर्वेशन की बात है, लेकिन ये कहने के बाद भी मुझे कहना पड़ेगा कि अगर हम पूरे देश की तस्वीर को देखते हैं और इन राज्यों की भी, तो आज भी अगर हम कहें समानता, तो समानता के करीब दलित समाज और जो पिछड़ी जातियों का बहुत बड़ा हिस्सा है, जो बहुत ज्यादा अति पिछड़े हैं, गरीब हैं, वो समानता के नजदीक भी नहीं पहुंचे हैं। तो इस पर सवाल उठता है, आखिर क्यों हर साल लोग बड़े बड़े नेता आज भी जाएंगे, बाबा साहब की मूर्ति पर क्या कहते हैं माला डालेंगे, माल्यार्पण करेंगे, प्रशंसा करेंगे, और क्या क्या नहीं कहेंगे उनके शान में। तो एक तो बात सही है कि बहुत सारे लोग जो हमारे समाज में बहुत ऊंचे पदों पर हैं, वो मनुवादी हैं, उनकी सोच मनुवादी है, लेकिन चूंकि उनको इलेक्शन जीतना है, उनको संविधान के खिलाफ खुलेआम बोल नहीं सकते, इसलिए वो इस तरह की बातें करते हैं। ये तो एक बात सही है। अभी हम लोगों ने देखा कि एक मंत्री है राजस्थान में, उन्होंने जाकर के एक मंदिर को तथाकथित रूप से पवित्र किया, क्योंकि कांग्रेस के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं वो दलित समाज के हैं, वो उसमें पूजा करने गए थे। तो ये मानसिकता तो बहुत बड़े पैमाने पर हावी है, समाज के बहुत बड़े हिस्से पर हावी है। और जिस चीज को डॉक्टर अंबेडकर ने बार बार कहा था कि ये जो मनुवादी असमानता है हमारे समाज में, वो नीचे से लेकर के ऊपर तक है। ये समाज हमारा दो हिस्सों में नहीं बटा है, ये कई 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 परतों में बटा है। और जो पिछड़ी जात के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, वो भी अपने छोटे छोटे जिसको कहना चाहिए दर्गों में बटे हुए हैं। और जो उप समुदाय है, वो एक दूसरे से उसी तरह से घृणा नहीं कहेंगे, लेकिन अपनी असमानता को बनाए रखना चाहते हैं, जैसे ऊंची जातियां बनाई जाती हैं। तो ये तो एक बड़ी समस्या है हमारे देश में। ये मनुवादी विचारधारा अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर लोगों पर हावी है। लेकिन दो चीजें और मैं कहना चाहूंगी, एक तो जातियों में लोगों को बांट करके रखना और उनके आपस में टकराव की स्थिति जारी रखना, इससे फायदा किसको होता है? इसको फायदा उन लोगों से होता है जो लूटते हैं, जो दूसरों के श्रम को लूटते हैं। इसलिए उनके फायदे में ये बात है कि जो श्रमिक हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, वो आपस में बटे रहें, वो एक दूसरे से ही घृणा करें, कभी भी इकट्ठा आकर के एक साथ मिलकर के अपने अधिकारों के लिए न लड़ें। ये एक बहुत बड़ी बात है जिस पर बहुत कम विचार किया जाता है कि आखिर ये जातिवाद को जिंदा रखने में हमारे देश में किसको फायदा है, इस पर भी तो बात होनी चाहिए। और दूसरी बात ये है कि हमेशा हमेशा जो दलित जाति के लोग हैं और जो अति पिछड़े हैं, उनके बारे में हम लोग भूल जाते हैं कि ये मजदूर हैं, ये हमारे देश में श्रम करने वाले लोग हैं। ये ऐसे लोग हैं जिनके पास अपना कोई भी साधन नहीं है, इनके पास जमीन नहीं है, इनको हमेशा साधनहीन बनाए रखा है। मनुस्मृति में तो लिखा है कि इनके पास तो साधन होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि अगर साधन होगा इनके पास, तो इनके अंदर वो शक्ति आएगी कि वो अपने शोषण के खिलाफ बोले, अपने शोषण के खिलाफ खड़े रहे। लेकिन आज भी इतने दिन की आजादी के बाद अगर हम देखें, भूमि सुधार की बात सबने की, लेकिन भूमि सुधार किसी ने किया नहीं। केवल और केवल कम्युनिस्टों ने केरला में और कुछ हद तक बंगाल में किया। और इसलिए वहां आप देखेंगे जाति अत्याचार कम है, जाति भेदभाव कम है। जिस तरह के मतलब बहुत ही
अ, निर्मम तरीके के हमले हम देखते हैं उत्तर भारत में, वो वहाँ पर देखने को नहीं मिलते हैं। तो एक चीज़ तो ये है कि अगर आप दलित जाति को साधनहीन बनाए रखेंगे, और वो साधनहीन है क्योंकि आज भी ज़्यादातर गाँव में हुँ, रहते हैं, और गाँव के अंदर आज भूमिहीनों की संख्या बढ़ रही है, कम नहीं हो रही है। इतना सब बात करने के बाद आज भी जो भूमिहीन हैं, जो भूमिहीन मज़दूर हैं, जिनको आज दूसरों के खेतों पर भी काम नहीं मिल रहा है, जो मजबूरी में पलायन करके जो सबसे ज़्यादा शोषित मज़दूर है हमारे देश का, यानी जो पलायन करने वाला, परदेश में जाने वाला मज़दूर है, उसके परिवार के लोगों को भी जाना पड़ता है। परिवार की महिलाओं को आस-पास, अपने गाँव के आस-पास जाकर के काम करना पड़ता है। हाट में जाकर के बहुत ही कम दाम में जो वहाँ का उपज है, जंगलों का उपज है, वो बेचना पड़ता है। तो इन स्थितियों में तो दिन पर दिन हमारी हालत बिगड़ती जा रही है ना। एक तरफ तो हुँ, लोगों को ज़मीन नहीं मिली, और जहाँ पर जी, जी। ज़मीन मिली भी, पट्टे मिले भी, आज ये नवदारवादी नीतियों के तहत वहाँ की हुँ, सरकारें उनको एक बार फिर भूमिहीन बना रही हैं, उनके पट्टों को रद्द कर रही हैं, और उनको जो ज़मीन मिली थी, कइयों को तो आज तक उस पर कब्ज़ा नहीं मिला। जहाँ कब्ज़ा मिला, जो आपके बिहार में बड़े पैमाने पर देखने को मिल रहा है, तो वहाँ जो भाजपा के साथ सरकार बनी है, उसने पिछले 15 साल में पूरी ताकत लगा दी है पट्टों को कैंसल करने के लिए, और वो सारी की हुँ, सारी ज़मीन जो दलितों को मिली थी, संघर्ष के बाद मिली थी, लाल झंडे के संघर्षों के बाद मिली थी, जिस पर वो काबिज़ थे, जिस पर वो खेती कर रहे थे, उसको छीनने में सरकार लगी हुई है। हुँ, तो मेरा ये कहना है कि जब हम बात करते हैं कि अम्बेडकर साहब की जो सपना था, वो पूरा क्यों हुँ, नहीं हुआ है, तो हमको थोड़ा गंभीर होकर के केवल ये कि जातिवाद है, जातिवाद है, जातिवाद है, इस पर बात को खत्म नहीं कर देना चाहिए। क्योंकि जो हुँ, तथाकथित कई अम्बेडकरवादी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ बीएसपी की पार्टी है, उत्तर प्रदेश में मजबूत पार्टी रही है, उसने कभी ये नहीं कहा कि हम जातिवाद को खत्म करना चाहते हैं। उसने हमेशा ये हुँ, कहा कि हम जातियों को इकट्ठा करके ऊंची जातियों के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। उसमें और डॉक्टर हुँ, अम्बेडकर के जाति के उन्मूलन में जमीन आसमान का अंतर है। तो कितने लोग हुँ, हैं जो वास्तव में जाति के उन्मूलन के पक्ष में हैं, और क्या बगैर जाति के उन्मूलन के हमारे देश में समानता संभव है, और क्या ये उन्मूलन बगैर जबरदस्त संघर्षों के, जिसमें दलित और गैर दलित दोनों जो शोषित है शामिल होंगे, क्या उसके बगैर ये संभव है? तो हमको ये भी याद जी, रखना जी। चाहिए कि डॉक्टर अंबेडकर ने हुँ, मनुस्मृति को जलाया। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि अगर हिंदू राष्ट्र बनेगा तो वो दलितों के लिए सबसे बुरा होगा। डॉक्टर अंबेडकर ने धर्म परिवर्तन करते समय जो 22 या 23 वचन लिए थे, आज उन वचनों को बोलने के लिए भी कितने लोग हिम्मत जुटा सकते हैं। आज तो उनके हुँ, बोलने पर भी पाबंदी लगी है। हमने देखा कि एक बिल्कुल। मंत्री थे दिल्ली सरकार में, उनको मंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि उन्होंने एक आम हुँ, आयोजन में वो 22 वचनों को पढ़ा और कहा कि ये अब आपको मानना है। तो उनकी जो हुँ, बुनियादी बातें थी उनको तो माना नहीं जा रहा है, और जो उन्होंने एक बहुत बड़ी बात की जो बिल्कुल ही नहीं लोग याद करना चाहते हैं, कि दलितों के, गरीबों के दो दुश्मन हैं इस देश में, ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद, दोनों का हुँ, नाम उन्होंने लिया। तो यही बात बिल्कुल सही है उनकी, कि आप एक तरफ लड़ोगे और दूसरी तरफ नहीं लड़ोगे, तो फिर उद्धार नहीं हो सकता है, समानता नहीं हो सकती है। तो हम तो यही कहना चाहते हैं अम्बेडकर जयंती के दिन, कि अगर वास्तव में जो अम्बेडकर जी का मूल सिद्धांत था, और वो था हुँ, मानव समानता, वो यही कहते थे कि आप बर्बरता को छोड़िए, आप हुँ, मतलब आपकी संस्कृति क्या है? अगर आप एक हुँ, किसी को अपने से कम मानते हो, तो आप अ, आपकी संस्कृति कुछ नहीं है, आप बर्बर हैं। तो उनकी ये जो भावना थी, बिल्कुल। और इसके लिए जो उन्होंने तमाम रास्ते दिखाए, उन्होंने लेबर पार्टी भी बनाई, उन्होंने मजदूरों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और उन्होंने कहा कि ब्राह्मणवाद और पूंजीवाद दोनों के खिलाफ तुमको लड़ना होगा,
वरना तुमको वो समानता नहीं मिलेगी, वो बराबरी का अधिकार इस समाज के अंदर नहीं मिलेगा। तो मैं तो अपने तमाम साथियों से आज के दिन यही कहना चाहती हूँ, बढ़िया अम्बेडकरवादी बनिए, बढ़िया मार्क्सवादी बनिए और पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद दोनों के खिलाफ मिल करके लड़िए, तभी इस देश के अंदर हम तस्वीर को बदल पाएंगे। वरना बर्बरता तो बढ़ रही है, अत्याचार बढ़ रहा है और असमानता भी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। देखिए, अगर हम किसी पार्टी का नाम लेकर के वो करते हैं तो कुछ लोग उसी को लेकर के बहुत कुछ बोलने लगते हैं। सवाल ये है कि हमको देखना पड़ेगा कि किसके शासन में क्या हुआ। आपने देखा कि कांग्रेस का शासन इतने साल चला और राजीव गांधी को खुद SC/ST एक्ट लाना पड़ा, क्योंकि दलितों के खिलाफ जो अत्याचार थे उनमें कोई कमी नहीं आ रही थी। और उसका कारण था कि हाँ, कुछ रिजर्वेशन मिले लोगों को, वो भी ऊंचे पदों पे नहीं मिले, कुछ शिक्षा में उनको जगह मिली, लेकिन जो बुनियादी सवाल था जमीन का, वो कांग्रेस की सरकारों ने कभी भी अपने हाथ में लेने की कोशिश नहीं की। कभी भी बड़े जमींदारों से जमीन छीन करके गरीबों के हाथ में बांटने का काम नहीं किया, और बिना उसके जो बुनियादी परिवर्तन है वो नहीं आ सकता है। अब जब ये सरकार आई है तो पिछले कांग्रेस के रिजीम में ही बहुत सारी जगहों पर पट्टे बांटे गए। हरियाणा में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में कई जगह जो है दलितों को वो पट्टे मिले। मैं वर्तमान सरकार से बात कर रहा हूँ, बीजेपी सरकार की बात कर रहा हूँ। क्या उनकी रिजीम में अब तकरीबन 11वां साल मोदी सरकार का जा रहा है, क्या उन्होंने अपने पूंजीपति मित्रों को छोड़कर क्या कभी बहुजनों के लिए, दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए ऐसे पट्टों का वितरण किया? और दूसरी बात ये रही कि अगर शिक्षा का, उच्च शिक्षा की फीस वृद्धि इसी तरह होती रहे तो क्या दलित बहुजन जो है उच्च शिक्षा तक पहुंच पाएंगे? बिना उच्च शिक्षा लिए हुए वो तो फिर उसी स्तर तक चले जाएंगे, गुलामी वाली स्थिति में आ जाएंगे। इसके उपाय क्या है? मुझे नहीं पता कि आप यूपी के हैं कि बिहार के हैं, लेकिन दोनों जगह अलग तरीके से पट्टे मिले। बिहार में बहुत बड़े संघर्ष हुए और संघर्षों के बाद जमीनों पर कब्जा किया गया और पट्टे मिले। यूपी में संघर्ष का दौर, जमीन संघर्ष का दौर 50 के दशक के बाद बहुत मंद पड़ा। बहुत कम जमीन लोगों ने संघर्षों के माध्यम से ली। अच्छा, जो जमीन संघर्षों के माध्यम से लोगों ने ली और बांटी, वो उपजाऊ जमीन थी। और जो जिस जमीन के पट्टे कांग्रेस के बहुत सारे सरकारों ने दिए, और दूसरी जगह कहीं नदी के नीचे, कहीं बिल्कुल पड़ती पड़ी बंजर जमीन, ये भी हुआ है। और ज्यादातर पट्टों पर कब्जा भी नहीं ले पाए दलित जिनके नाम पट्टा हुआ था। आज भी कितने केस लड़े जा रहे हैं। जो वो आदमी आग में फेंका गया था, जिसको देखने हम और आप गए थे, उसकी भी लड़ाई क्या है कि उसकी जमीन पर जो बाहुबली लोग हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो जहां पर कुछ पट्टे मिले वहां भी कब्जा नहीं मिला, बाहुबलियों के हाथ में कब्जा रहा और उनके साथ खेल भी हुआ। जो बड़े जमींदार थे उन्होंने खुद हदबंदी से बचने के लिए उन तमाम लोगों के नाम, जो उनके यहाँ काम करते थे, उनके नाम जमीन को कर दिया, लेकिन कभी भी उनको कब्जा नहीं मिला। तो ये बात सही है कि कम से कम बीजेपी की सरकार आने से पहले जमीन का बंटवारा, पट्टे का मिलना, ये एजेंडे में कहीं ना कहीं थे, इनकी बात होती थी। लेकिन वहां भी नवोदारवादी नीतियों के बाद आने के बाद ये सब काफी हद तक बंद हो गया कांग्रेस की सरकारों में भी, क्योंकि उन्होंने लैंड रिफॉर्म की बात को ही कहना छोड़ दिया और कॉरपोरेट के हाथ में जमीन देने की बात पर ज्यादा जोर देने लगे, और उसको लेकर के बीजेपी बहुत आगे बढ़ गई है। अब हर जगह उत्तर प्रदेश के अंदर जमीन की, जो कहते हैं हम नपाई कर रहे हैं, वो जमीन की नपाई कर रहे हैं लोगों से ले करके, छीन करके कॉर्पोरेट्स के हाथ में देने के लिए। वो कॉर्पोरेट्स को दावत दे रहे हैं कि आइए हम आपको जमीन देंगे, और लोग कहते हैं कि अच्छा नौकरी मिलेगी। वो कॉर्पोरेट्स वहाँ फैक्ट्री नहीं लगाने वाले, वो वहां पर कॉलोनियां बनाएंगे, होटल बनाएंगे, मॉल बनाएंगे, जहाँ कोई खास नौकरी का मामला नहीं होता है। तो नव उदारवादी दौर में भूमि सुधार की बात धीरे धीरे खत्म हो गई है, अब तो बिल्कुल ही खत्म हो गई।
जो पट्टे लोगों के पास थे, जो ज़मीन गरीबों के पास थी, वो उनसे छीनी जा रही है, मतलब बिल्कुल उल्टा चल रहा है। आपको याद होगा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने मांग की थी कि ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। ये एक बहुत रेडिकल मांग है। लेकिन इस बात को मैं नहीं सुनती हूँ दलित सर्कल्स में कोई कह रहा है। क्यों उन्होंने कहा था? क्योंकि उन्होंने कहा कि भाई हमारे उत्पीड़न की जड़ गाँव है, हमारी भूमिहीनता है। हम वहाँ बिल्कुल निहत्थे हैं, हर तरह के अत्याचार के हम वहाँ पर शिकार हैं। अगर ज़मीन का राष्ट्रीयकरण होगा, अगर ज़मीन सरकार की होगी तो हमको भी फिर कुछ उसके ऊपर अधिकार मिलेंगे, हम भी खेती करेंगे और हमारे हाथ में कुछ ताकत आएगी उस बर्बर अत्याचार के खिलाफ खड़े होने के लिए। तो इन चीज़ों को लोग नहीं दोहराते हैं। मतलब जो चीज़ें दलितों को एक वर्ग का हिस्सा बनाती हैं, एक शोषित वर्ग का हिस्सा बनाती है, जिसको डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा, मैं नहीं कह रही हूँ, ज़मीन का राष्ट्रीयकरण उन्होंने कहा, पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद सबसे बड़े दुश्मन है, ये उन्होंने कहा। ये अंधविश्वास के खिलाफ वो बोले, हम उसको सबको बिल्कुल सही मानते हैं। हम मानते हैं कि हम उन चीज़ों को हो सकता है कुछ और आगे ले जाना चाहते हो, लेकिन कम से कम जितना उन्होंने कहा उसके लिए तो लड़ाई होनी चाहिए। क्या आज कोई संगठन इस देश में जमीन के राष्ट्रीयकरण के लिए लड़ने के लिए तैयार है, कम्युनिस्टों को छोड़कर? ये बड़े सवाल हैं। तो जब तक हर तरह से दलित साधन विहीन रहेंगे, जब तक वो पूरी तरह से दूसरों पर मतलब अपने गुजारे के लिए भी आश्रित रहेंगे, तब तक ये सोचना कि वो अपनी मुक्ति की लड़ाई अकेले लड़ लेंगे, मैं समझती हूँ कभी डॉक्टर अम्बेडकर ने भी ये बात नहीं कही, कभी नहीं कहा था। वो हमेशा ही 2014 के बाद से आरएसएस बीजेपी के शासन में आने के बाद से ही ये पुरजोर नारे लगते रहे कि संविधान खतरे में है, संविधान खतरे में है, संवैधानिक संस्थाएं ठीक से काम नहीं कर रही हैं। तो इसके लिए आरएसएस बीजेपी कितनी जवाबदेह, कितनी जिम्मेदार, और आरएसएस बीजेपी में रहने वाले दलित बहुजन के नेता कितने जिम्मेदार? आरएसएस तो अपने एजेंडे पर ही काम कर रही है, उसके अंदर जो हमारे समाज के, हमारी जाति के, हमारे वर्गों के जो नेता हैं, वो उसके लिए कितने जवाबदेह? देखिए, जवाब तो बहुतों को बहुत कुछ देना पड़ेगा। और आज मैं समझती हूँ कि जो भाजपा को समर्थन करता है, आरएसएस की बात को सही मानता है, वो डॉक्टर अम्बेडकर का अनुयायी नहीं हो सकता है। ये दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि हिंदू राष्ट्र तो दलितों के लिए डिजास्टर होगा, यानी सबसे विकट परिस्थिति हो जाएगी। उन्होंने मनुस्मृति को जलाया था, जिस मनुस्मृति के आधार पर भाजपा इस देश के लिए कानून बना करके इस देश को चलाना चाहती है, संविधान को उठा करके। तो कैसे एक आदमी जो अपने आप को अम्बेडकर का फॉलोअर या दलित होने के नाते अम्बेडकर का अनुयायी मानता है, वो कैसे भाजपा का समर्थन कर सकता है, भाजपा की नीतियों के समर्थन कर सकता है, ये समझना तो मेरे लिए असंभव है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मार्क्सवादी बन जाओ, लेकिन अम्बेडकर को पढ़ो, अम्बेडकर की चीजों को पढ़ो, और अगर वो तुमको मार्क्सवादियों और उनके कार्यकलापों के नजदीक लाती है तो नजदीक आने में संकोच मत करो। आखिरी सवाल है मैम, ये अम्बेडकर वाद की राजनीति, दलित राजनीति का उत्थान जो है बाबा साहब को लेकर होता है। बाबा साहब का परिनिर्माण संविधान बनाने के बाद 1956 में हो जाता है। 56, अगर मान लीजिए इस देश का ढांचा संविधान के रूप में बाबा साहब ने खड़ा किया दलित राजनीति के परिप्रेक्ष्य में, तो बाबू जगजीवन राम ने उसको एक भवन का रूप दिया। हर जगह शिक्षा में, रोजगार में, चीजों में, नौकरियों में उनकी बराबरी, उनको मौका दिया कि जहां पर वो अपना एक मध्यम वर्ग खड़ा कर सके। और एक तीसरा दौर आता है मान्यवर कांशीराम जी के बाद, जहां कांशीराम जी ने दलितों बहुजनों में ये सपना जगाया कि हमको हुक्मरान बनना है। और अभी वर्तमान जो हमारा दलित बहुजन समाज है, हुक्मरान बनने की चाहत लिए हुए बैठा है। ऐसे में जब आप खुद हुक्मरान बनने जा रहे हो तो आपको परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है? जब आप राजा हैं और राजा बनने की जमात की ओर जा रहे हैं,
तो फिर शिकायतें किससे और किसके लिए? देखिए, जगजीवन राम जी ने बहुत कुछ किया, मैं इससे इनकार नहीं करती हूँ, लेकिन जगजीवन राम जी खुद समानता नहीं पा सके थे। सब लोग जानते हैं कि जब वो अपने गाँव में गए, बहुत बड़े नेता थे, डिफेंस मिनिस्टर भी रहे, बहुत ऊँचे पदों पर रहे, लेकिन जब वो अपने गाँव में गए, तो जो उनका भोजन था, उनको परोसा गया किसी दलित के घर से बर्तन ला कर के। तो जब तक आप इसके जड़ के खिलाफ नहीं लड़ोगे, पूंजीवाद भी रहे और ब्राह्मणवाद भी रहे और दलितों का उद्धार भी हो, समानता भी आए, ये नहीं हो सकता है। बिना जातिवाद का उन्मूलन किए, बिना पूंजीवाद के खिलाफ लड़े, बिना जमीन का बंटवारा गांव के अंदर किए, ये सारी चीजें संभव नहीं है। उनके बाद भी हम नहीं कहते हैं कि पूरी पूरी लड़ाई खत्म हो जाएगी, लेकिन कम से कम लड़ाई एक अच्छे पड़ाव तक तो पहुंचेगी। अभी तो लड़ाई कहीं दिखाई नहीं दे रही। चलिए, तो अभी आनंद शुक्रिया तिलकुंडे मैम। जी ने कहा, जी जी जी। जो आनंद तिलकुंडे जी बहुत बहुत बड़े विचारक हैं। उन्होंने कहा भाई उनका जन्मदिन मनाओ, उनको फूलमाला पहनाओ, लेकिन पढ़ना भी तो शुरू करो। ये सबसे बड़ी बात है कि बाबा साहब को लोग पढ़ें और क्या उन्होंने लोगों को बताया है करने के लिए, उसको करने की कोशिश करें। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। ये थी हमारे साथ सुहासिनी अली मैम। बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ना है, गढ़ना है और अम्बेडकरवादी बनना है तो सिर्फ एक रास्ता है, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। इसी के साथ, इसी के जरिए जो है आप वर्तमान सरकार से अपने समाज को बचा सकते हैं, सुरक्षित रख सकते हैं। अपने शिक्षा के अधिकार को जब तक मजबूत नहीं बनाइएगा, तब तक जो है इससे कोई उपाय नहीं है। और जो है जमीन की लड़ाई, जितने भी दलित बहुजन संगठन है जो अपने को अम्बेडकरवादी कहते हैं, जब तक जमीन की लड़ाई जमीन पर नहीं लड़ी जाएगी, तब तक वास्तविक रूप से अम्बेडकर को सही मायने में अम्बेडकर जयंती की शुभकामना देने के वाकई हम लोग दिल से हकदार नहीं कहे जाएंगे। क्योंकि बाबा साहब ने जो सपना देखा था, हम लोगों ने केवल और केवल हुक्मरान बनने के चक्कर में बाबा साहब के सपने को चकनाचूर कर रहे हैं। और बाबा साहब ने अपने समाज को जिस उन्नयन की ओर, उन्नति की ओर जो रास्ता दिखाया था, वो अब सीढ़ी जो है नीचे की ओर धीरे 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 आरएसएस जनसंघ के सरकार में, उनके रिजीम में आती आ रही है। वो सीढ़ी अब ऊपर की ओर, दलित बहुजन समाज के लिए ऊपर की ओर नहीं जा रही है, वो नीचे की ओर ला रही है। ऐसे में तमाम संगठनों को, तमाम अम्बेडकरवादियों को एक बार सोचना होगा, विमर्श करना होगा कि क्या हम ऐसे ही जय भीम के नारे लगाकर और जय 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 भीम कह के बाबा साहब को आदरांजलि दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं, क्या उनके दिखाए हुए मार्ग पर आगे बढ़े। सोचिए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए। और शिक्षा ही शेरनी का दूध। मैं यहाँ अपने आप को सुधार कर रहा हूँ। अंग्रेजी शिक्षा ही शेरनी का दूध है, जो पिएगा दहाड़ेगा। शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए। संघर्ष केवल फेसबुक ट्विटर पर नहीं, जमीन पर संघर्ष कीजिए। हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।